वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 1956 में जन्मी मायावती 70 साल की हो चली हैं। बहन जी का सियासी करियर देखेंगे तो काफी शानदार रहा है। कई बार उस सूबे की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन इन दिनों बीएसपी का हाल बेहाल है। इस बीच अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं नींद उड़ गई होगी, क्योंकि उन्होंने जिक्र ही कुछ ऐसा कर दिया। क्या कुछ कहा गया मायावती की तरफ से और कैसे भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने टारगेट पर लिया है, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज मायावती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनके जन्मदिन के मौके पर, वो काफी धुआंधार थी। अब मैं धुआंधार क्यों कह रहा हूं, इसके लिए ये खबर देखिए। भास्कर की यह खबर है, लिखा है मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट धुआं निकला, हॉल में अफरा तफरी, बिना सवाल लिए बसपा प्रमुख मायावती लौटी। तो इसकी कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लाइट से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद लाइट को बंद कर दिया गया। इस वजह से मायावती को जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीच में ही छोड़कर जानी पड़ी। जन्मदिन के मौके पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन ये धुआं वाला कांड हुआ उससे पहले मायावती ने एक सियासी तौर पर गर्दा उड़ाने वाला बयान भी दिया। उन्होंने जिक्र कर दिया ब्राह्मण विधायकों का। जी हां, पिछले साल आपको याद होगा 23 दिसंबर को एक बैठक की गई थी, ब्राह्मण विधायकों की तरफ से यह बैठक की गई थी, जिसके बाद सियासी तौर पर बहुत हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने कहा कि यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, उस कैटेगरी में आता है, जिसके बाद काफी खींचतान मची रही। अब यह मामला थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन मायावती ने एक बार फिर से उसी बैठक का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने का काम किया। क्या कहा है, दिखाता हूं आपको। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देकर यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज होकर जुटे थे। बसपा ने ब्राह्मण को भागीदारी दी। ब्राह्मणों को किसी का चोखा बाटी नहीं चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का बसपा सरकार पूरा ध्यान रखेगी। बसपा ने हमेशा ही उनका सम्मान किया है। बसपा ऐसी पार्टी है जिसने सभी जातियों और धर्मों का सम्मान किया है। तो यहां पर मायावती बाटी चोखा का जिक्र करके सीधे तौर पर 23 दिसंबर को ही बैठक का जिक्र कर रही हैं और यह कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान नहीं दिया है वो सम्मान अब मायावती देंगी। अब देखिए, यही मायावती जी हैं जिनकी एक वक्त सरकार हुआ करती थी 2007 में, और वो सरकार कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बैठा कर ही बनी थी। उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग का नया उदाहरण पेश किया था, आज तक वैसा उदाहरण देखने को नहीं मिला। वो एक आदर्श परिस्थिति में लाकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो ऐसे में मायावती को ब्राह्मणों की भागीदारी और सियासी तौर पर जो उनका रुतबा है या फिर जो एक तरह से ब्राह्मणों की हिस्सेदारी है, उसको वो अच्छी तरीके से जानती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण उपेक्षित, परेशान तमाम पार्टियों के हैं, उनका जिक्र करके वो कह रही हैं कि उनको सम्मान दिलवाएंगी। कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान
व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। दोस्तों, एक वक्त ये नारा दिया गया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन अब हालात किस तरह से बदल चुके हैं, किस तरह से सियासत करवट लेती है, आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक होती है। भारतीय जनता पार्टी इंटरनली कहीं ना कहीं इस बैठक से असहमति जताती है और पंकज चौधरी जिस तरह से सामने आकर अनुशासनहीनता का ज्ञान दे रहे होते हैं, समझ में ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बैठक से खास तौर पर दिक्कत है। समाजवादी पार्टी इसके बाद जिक्र करती है कि ब्राह्मण समाज के जो परेशान पीड़ित लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएं, पीडीए समाज का हिस्सा बन जाए, हम उनको सम्मान दिलवाएंगे। और अब मायावती जी भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए, हम आपको सम्मान दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब आपको सम्मान नहीं दिलवा पाएंगे। तो ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह से एक बैठक हुई और उसके बाद सियासी तौर पर उनकी भागीदारी को लेकर, उन्हें सम्मान दिलवाने को लेकर एक होड़ लग गई है सियासी दलों में। यह दिखा रहा है कि ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है वो तमाम दलों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सबके लिए मायने रखते हैं। और 2007 की जो सरकार बनी थी मायावती की, कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मण समाज है उसकी भी बड़े भागीदारी उसमें रही है। और हो भी क्यों ना, आंकड़े क्या कहते हैं, जरा मैं थोड़ा इतिहास आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर देखा जाए तो लंबे वक्त तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समाज के हाथों में रही है। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1889 तक ब्राह्मणों का सियासी वर्चस्व ऐसा था कि इस दौरान ब्राह्मण समाज के 6 मुख्यमंत्री बने। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी। खास बात यह है कि ये सभी कांग्रेस पार्टी से थे। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समाज महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। दूसरे समुदायों की गोलबंदी और खुद को हाशिए पर जाता देख ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि भी एक होना चाह रहे हैं, जिस पर बवाल मचा हुआ था। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने कड़ाके की ठंड में सियासी जो गर्मी थी उसको बढ़ा दिया और दूसरे दलों को भी मौका मिल गया। आरोप है कि योगी की अगुवाई वाली सरकार में खासतौर पर ठाकुर बिरादरी को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि ब्राह्मण समाज सब कुछ भाजपा को देकर खाली हाथ है। ऐसे में मायावती क्या इस आपदा में अवसर तलाश पाएंगी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सामने समाजवादी पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे। और देश में भी हम देखेंगे तो कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना कद जिस तरह से बढ़ाया है, तीसरे नंबर की वो पार्टी बन गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, राजनीतिक परिस्थितियां देखी जाए तो ब्राह्मणों को लेकर सियासत थम नहीं रही है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ब्राह्मणों का जिक्र करके सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ा दिया है। अब ये सियासी पारा जब चढ़ा है तो मायावती क्या इसमें और भी अधिक भागीदारी अपनी निभाएंगी या फिर ये बात आई गई ना हो जाए? ऐसा ना हो कि मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बात कल को सब भूल जाएं। शायद राजनीति में ऐसा होता भी है, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जिनको आमतौर पर भुला दिया जाता है। लेकिन ये जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, 1 महीना होने को लगभग आ गया है। 23 दिसंबर को ये बैठक हुई थी और उसके बाद लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। 20 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद में जो सियासी पारा चढ़ा है, उनके वोट बैंक को हर कोई अपनी तरफ करना चाह रहा। भारतीय जनता पार्टी का वो पारंपरिक वोट बैंक रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वो वोट बैंक अब त्रस्त आ गया है, परेशान हो गया है और वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी। आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों को देखते हुए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।